प्यारे दोस्तों साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आप सब साथियों को मेरे इस चैनल में स्वागत है। मैंने ये आरएसएस और बीजेपी, उसका जो बच्चा है बीजेपी आरएसएस का, उनकी बात की थी पार्ट 1 में। और अब पहले तो ये दोनों का जो स्ट्रक्चर है, मूलभूत फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर आरएसएस का और बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी, उसका जो 40 से ज़्यादा उसके संगठन है, उसमें से एक बीजेपी है परिवार का हिस्सा। वो बड़ा है क्योंकि इलेक्शन तो वही लड़ता है, अच्छी बुरी की जो भी होता है उसी की होता है, जीतता हारता है इलेक्शन। जनता की मर्जी है, जनार्दन की मर्जी है। मैं दो को समझने के लिए ज़रूरत है। आरएसएस जिसको 99 साल हो गए, 100वां साल चालू हुआ था 2 अक्टूबर 2025 से, वो एक एनजीओ है, कहते हैं एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और डी फैक्टो रूलर है। डी फैक्टो ये लेटिन का वर्ड है, उसको इंग्लिश में लीगल लैंग्वेज में बहुत से टर्मिनोलॉजी में अडॉप्ट करनी है, वो यूज़ करते हैं, जैसे इप्सो फैक्टो, जैसा का तैसा। तो बहुत से वर्ड एक भाषा से दूसरी भाषा में आ जाते हैं। सभी सारी दुनिया में हमेशा से यही हुआ। तो जो डी फैक्टो रूलर है वो है राष्ट्रीय सेवा संघ, और सारा पैसा उसी को जाता है, जो रिश्वत का, बेईमानी का पैसा है, चोर बेदारी का। और जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, ये ऐसे ऐसे कॉर्पोरेट एंटिटी होती है, कॉर्पोरेट कंपनी होती है ना, उसके जो मेंबर्स होते हैं शेयर होल्डर होते हैं, बेशक 2 रुपए का हो या 2 करोड़ का हो, सबकी अपनी अपनी प्रोपोर्शनल शेयर होता है प्रॉफिट में और लॉस में। तो जो ये एनजीओ होते हैं, ये तो बनते हैं, बिगड़ते हैं, इनकी मौत होती है। जो कंपनी होती है कॉर्पोरेट एंटिटी, वो कभी नहीं बढ़ती। जैसे ये डालडा घी होता था, डालडा घी ब्रांड का आपको नहीं मिलेगा, डालडा उसका तेल मिलेगा। पहले किसी जमाने में वेजिटेबल को घी आया था, डालडा मशहूर था, गांव गांव पहुंचा। कांग्रेस और डालडा, ये 2 चीज ऐसी थी कि हिंदुस्तान के एक एक गांव से कस्बों में 30 साल पे सड़क के साइड में सब जगह मशहूर और था। वक्त बदला और बहुत सी आ गई कंपनियां, रथ कंपनी आई थी उसके मुकाबले वेजिटेबल घी बनाने वाली। पहले लक्स साबुन होता था, गर्म कपड़े धोने के ऊपर डेट आ गया। बहुत सी नए नए कंपनी आती हैं। तो बीजेपी जो है ये कॉर्पोरेट कंपनी है, इसके शेयर होल्डर्स अदलते पर कोई एक, मैंने अपना शेयर आपको भेज दिया, आपने मुझे भेज दिया। तो ये दोनों में फर्क है बीजेपी और आरएसएस में। इस फर्क को आप समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा कि पहले मौत किसकी होगी, बीजेपी की या आरएसएस की। अब ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत। पहले सबसे पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड बना था, इंग्लैंड उस जमाने में इंग्लैंड में जो था, ये 1694 यानी कि तकरीबन 325 साल पहले बना था। 1976 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको नेशनलाइज कर लिया। तो कंपनियां ये कॉर्पोरेट नेशनलाइज भी कर लेती है, गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है। इंडिया में भी बहुत सी कंपनी को किया है, कोल माइंस को किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो लालचंद ग्रुप की होती थी, महाराजा मैसूर के मदद से बनी थी बेंगलोर में। तो डकोटा हवाई जहाजों की यहाँ पे असेंबली होती थी, और कानपुर में वो रॉलिंग होती थी, रिपेयर। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने में छोटा सा जहाज होता था 24 सीटर। तो अगर जो आप, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बनी,
एक ही साल में बनी थी, 16 से 1694 में पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड बना और फिर ना ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद तो बहुत सारी बन गई। कई ईस्ट इंडिया कंपनी थी, फ्रांस की भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हॉलैंड की भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बहुत सारी थी प्यारे दोस्तों, एक दो नहीं। नॉर्वे की भी थी, जो इंडिया से ट्रेड करते थे, उनका सबका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। और उनके जो वंशज हैं आपको नॉर्वे वाले, वो आपको आज भी केरला के कुछ गांव में ऐसे गोरे आदमी होते हैं, बाकी सब काले हैं वहां। बंगाल में भी चांदपुर में फ्रांसिस की, जो फ्रांस की कॉलोनी थी, वो आदमी आज भी वहां पे है। बाकी तो ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको फ्रांस की और जितनी भी कंपनियां थी सबको हटा के अंग्रेज बन गई, उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी काबिज हो गई सब पे। वो उस नस्ल के गोरे कहीं कहीं आपको आज भी मिल जाएंगे। मुझे एक कर्नल थे, वो केरला से ही थे, वो रिटायर्ड, अब तो देहांत हो गया उनकी 82 साल की उम्र के बाद। तो वो बता रहे थे कि वहाँ पे कुछ गांव में बिल्कुल उनको वाइट्स हैं, वो यूरोपियन। तो अब सवाल ये है कि इसको हम देखते हैं, तो एक तो मैंने ये बात बताई कि ये कॉर्पोरेट एंटिटी जो होते हैं, कंपनी होती है, इनकी कभी मौत नहीं होती, शेयर होल्डिंग इनकी बदल जाती है। जब फंक्शनल होती है, चल रही होती है कंपनी, अच्छी मुनाफा खबर, तो शेयर की वैल्यू ज़्यादा होती है। यानी कि जब सरकार में आ गए, वो माल कमा रहे हैं, तो उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसके शेयर की। कंपनी की मेंबरशिप, मेंबर तो वही है ना जो शेयर होल्डर है। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जब गवर्नमेंट में आती है, इनकी शेयर की वैल्यू बड़ी बढ़ जाती है। फिर तो टिकट लेने वालों की, इलेक्शन लड़ने वालों भीड़ लग जाती है, तो उनको पैसे भी देने पड़ते हैं। टिकट मुफ्त तो मिलता नहीं किसी पार्टी का इलेक्शन लड़ने के लिए। तो इनकी शेयर वैल्यू बढ़ती है, घटती है। मगर जो एनजीओ होते हैं जैसे आरएसएस, इसकी शेयर वैल्यू घटती ना बढ़ती है, इसकी तो कांस्टेंट है, डेड। तो दोनों में ये फर्क समझने की जरूरत है। अब जो है ये, जब इसमें कई चीजें होती हैं, जब 1977 में चुनाव हुए थे, इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी इलेक्शन हार गई थी और जनता पार्टी बनी, तो भारतीय जनसंघ जो था आरएसएस का, वो जनता पार्टी में मिल गया सत्ता के लिए, कि हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी आरएसएस की। आरएसएस की वैल्यू नहीं बढ़ी, आरएसएस की वैल्यू घट गई, क्योंकि उसका जो बच्चा था भारतीय जनसंघ, उसकी वैल्यू बढ़ गई। सत्ता में आ गए तो मुनाफा आ गया, खूब रिश्वत कमाई। उसमें आरएसएस को पता नहीं कितनी पहुंची नहीं पहुंची। प्यारे दोस्तों, आप मालूम कर लीजिए, आपको कुछ पता चले तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मेरे ज्ञान में इजाफा होगा। तो उसके बाद जो थी फिर ये, जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी 2014 में, तो वैल्यू और बढ़ गई, आरएसएस की वैल्यू घट गई। तो सत्ताधीश बने, मठाधीश बने, वो तो वही रहेगा छक्के, जिनको शादी करने की पाबंदी थी। मगर जो ये अलग हुए उससे, जनता पार्टी से, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी अलग बनाई, जनता पार्टी का भारतीय लगा दिया, लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वहां। मगर जब ये लौट के आए, तो जैसे केचुआ कांटे में कहा कि वो मछली को पकड़ते हैं पानी में, ऐसे ही इनके साथ जो थे और बहुत से आदमी जो कि आरएसएस के आदमी नहीं थे, वो आ गए। ये कबूतर, मेरे ताऊ जी कबूतर उड़ाते, उनके पास 200 कबूतर थे। ओ हवा में नीचो, इशारों से ही। उनका एक नौकर था दीनानाथ, वो एक लंबे बांस पे कपड़ा को घुमाता था,
वो सीटी बजाता था, कबूतरों को पता चल जाता था। तो इनके कबूतर किसी दूसरे कबूतर झुंड जब मिलते थे, एक दो चक्कर अलग हो जाते थे, तो दूसरे का कबूतर जो है भूल चूक से इनके झुंड में आ जाता था। इनको पता चल जाता था नीचे से कि दूसरा दुश्मन का कबूतर अपने में आ गया है, फट से उसको नीचे उतार लेते थे। एक कबूतर, अच्छा उसके बाद जो है बड़ा कबूतर भाई बनता है, उसकी बेइज्जती हो गई जिसका कबूतर आपके कब्जे में आ गया। ऐसा हो गया जैसे कि दूसरे की बीबी आपके कब्जे में आ गई, तो उसकी बेइज्जती हो गई ना। ऐसी कबूतरबाजी में भी होता था। फिर सौदेबाजी होती थी, भाई मेरा कबूतर वापिस दे दे। अब जो दूसरा आदमी इसकी बीबी आपके कब्जे में आ गई, आपको वो वापिस मांगे तो पैसे देने पड़ेंगे। फिर सौदेबाजी होती थी और देखते थे भाई आज के इसके मार्केट वैल्यू क्या होगी कबूतर की। अच्छे कबूतर की उस जमाने में भी 20 रुपये वैल्यू होती थी। मैं ताऊ को चांदी के वो छल्ले होते थे, उनके पंजों में डालते थे और दूध की रबड़ी में वो बाजरा मिला के उनको खिलाते थे। मैं इत्यादि बड़ी जैसे कि इनके कबूतर खाए रबड़ी और मैं खाऊं चने। मेरी ताई बड़ी चढ़ती थी मैं ताऊ से, उनकी कबूतरबाजी और पतंगबाजी मुझे दोनों के शौक थे। जो पेश लड़ाते थे पतंगों में, बड़ा हम भी छोटे छोटे बच्चे होते थे, देखते थे कबूतरबाजी और पतंगबाजी। छत पे वो तीसरी मंजिल के ऊपर 265 गज में मकान बना हुआ था, मेरे बाबा के बाबा ने बनवाया था। तो खैर अब क्या हुआ कि ये जब सत्ता में आ गए तो सत्ता तो वो चाशनी है जिसके साथ सब मक्खी आ जाती है। तो इसमें पिछले 11 साल में बीजेपी के साथ आज से ज़्यादा आदमी, जो आज लोकसभा में 240 मेंबर हैं बीजेपी के, उसमें से 140 वो हैं जो कि कभी आरएसएस के मेंबर रहे नहीं। दो प्यारे, यह है सत्ता का गुड़, चाशनी मीठी, चिपक जाते हैं। और जो नहीं आता उसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाले, ईडी वालों को भेजो, सीबीआई वालों को भेजो, इनकम टैक्स वालों को, वो डर के मारी आता है। कुछ तो लालच में आते हैं, वो डर के मारी आते हैं। तो आज बीजेपी में जो मेजोरिटी है वो नॉन आरएसएस के आदमी, जो कभी आरएसएस के मेंबर ही नहीं रहे। तो उससे बीजेपी तो मजबूत होती चलेगी, आरएसएस कमजोर होता चला गया। ये हुआ उसका नतीजा। अब हम सोचे, वैसे एक लॉजिक भी देखिए आप कि आरएसएस बना 1925 में, 99 साल हो गया, 100वां साल चालू हो गया 2 अक्टूबर से। आज 17 अक्टूबर ही है ना, तो 13 दिन हुए उसको 100वें साल को। जनसंघ बना 1951 में, उसके 25 साल बाद उसको 25 साल छोटा हो गया, वो 75 साल का हुआ। और जो ये बीजेपी बनी 1980 में, इसको तो कुछ 35 साल का जवान पट्टा है। तो सवाल ये है कि अब आरएसएस चाहता है कि बीजेपी को मैं कब्र में लिटा दूं। बीजेपी कह रही है मैं तो नहीं लौटूंगा, मैं तो 35 साल का हूं, मैं पहले तुझे कब्र में लिटाऊंगा। सवाल ही कब्र एक लाश दो, एक कब्र में भी एक से ज़्यादा लाश लिटाई जा सकती हैं, वो धर्म मजहब नहीं उसकी इजाज़त देता। तो मजहब के खिलाफ, तो भगवान के खिलाफ तो किसी को नहीं जाना चाहिए। एक कब्र में एक ही लाश लिटाई जानी चाहिए, दफन की जानी चाहिए। तो एक कब्र में 2 लाश नहीं चलने वाला मामला, समाज उसको मंजूर नहीं करेगा, सोसाइटी ना मजहब करेगा। तो भाई ये फैसला करना पड़ेगा कि किसको पहले कब्र में लिपटाया जाए, आरएसएस को या बीजेपी को। बताइए प्यारे दोस्तों, आपका क्या सिलेक्शन है, आपकी क्या चॉइस है, आपकी क्या सलाह है कि पहले आरएसएस को कब्र में लिटाया जाए या बीजेपी को लिटाया जाए? प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स, खोल के दिल खोल के लिख दीजिए। कोई आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
आप मेरी चैनल के कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखिए, मैं सब पढ़ता हूँ। तो लीजिए मेरे भी ज्ञान के आंखें खोल दीजिए कि भाई पहले किसको लेटाएं कब्र में, आरएसएस को या बीजेपी को। मगर अब झंझट दूसरा हो रहा है कि ये मोहन भागवत बार बार कह रहे हैं कि 75 साल की हमने एज 50 एल के अडवाणी को हटा दिया, मुरली मनोहर जोशी को हटा दिया, यशवंत सिन्हा को हटा दिया, सुमित्रा महातो को धक्का दे दिया, ये तो बुढ़े हो गए 75, दफा हो गया से जाके अपनी बुढ़ापा काटो शांतिपूर्वक। अब वो मोदी के पीछे पड़े हुए हम। अब सवाल ये, मोदी को 17 सितंबर को हुए 75 साल, मोहन बाबू को 6 सितंबर को, उससे 10 दिन पहले 2025 में, दोनों एक साथ साथ 75 साल के हो गए। 10 दिन का कोई ज़्यादा मायने नहीं होते। बच्चा पैदा होता है तो उसको ठीक से रोना भी नहीं आता 10 दिन के बच्चे को। तो क्यों प्यारे दोस्तों, ये बहुत सी महिलाएं होंगी वो बताएंगी 10 दिन का बच्चा कैसे रोता है, दूध मांगता है ना अपनी माँ से, उसको भूख लगती है, हमारी इधर उधर कामों में लगी रहती है, भाई उसको बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, वो पहचान जाती है ये भूखा है, इसको दूध चाहिए, आ जाती है सब काम छोड़ के दूध पिलाने अपने बच्चे को। तो प्यारे दोस्तों हाल वही है। हाल कह लीजिए, बदहाल कह लीजिए, जो आपको अच्छा लगे समझ लीजिए आप। मगर अब ये बीजेपी क्या कर रही है, अभी जब इलेक्शन चल रहे थे 2024 में तो 7 फेजेस में हुए थे, 7 टुकड़ों में हुए थे। बेईमानी उसमें आसानी हो जाती है ना, इलेक्शन कमीशन को जो बेईमानी करनी होती है जितने अलग अलग टुकड़ों में करोगे उतनी ज़्यादा आसानी हो जाती है बेईमानी करने में। वोट चोरी में मेरा भी वोट चोरी कर लिया था। तो अब क्या हुआ कि ये जो बीजेपी के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा साहब, उन्होंने खुद तो नहीं कहा होगा, पीछे से उनकी दुम उमेठी गई होगी, गाय की दुम उमेटते हैं कि तुम यहाँ दे दो, दे दिया, हुक्म की तामील। तो उन्होंने कहा भी अब हम पहले कमज़ोर थे, हमें आरएसएस की जरूरत थी, बच्चे को जरूरत होती है जब बनता है, अब हम बहुत मजबूत हो गए, हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम अपने पाँव पे खुद मुख्तियारी, हम अब खुद मुख्तियार हो गए अपने मामलों के जुआ, हम अपने फैसला खुद लेंगे, हमें आरएसएस की सलाह की जरूरत नहीं है। आरएसएस ने कोई बयान नहीं दिया, दे ना दे उससे क्या फर्क पड़ता मुझे आपको। कश्मीर में पता क्या कहूँ मैं आपको, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मिट्टी के बराबर। ये बड़े बड़े महात्मा हैं, धुरंधर संत महात्मा तो मैं भी हूँ, मैं इनमें और इनकी महात्माई में मेरी महात्माई में बहुत फर्क है। मैं 82 साल का हो गया, 82वां साल चालू हो गया मेरा सितंबर से, मैं मुझे कोई नहीं कह सकता तुम रिटायर हो जाओ। तुम तो 75 को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो, 6 साल 6.5 साल ज़्यादा जी ले हो, अब तुम क्यों चिंता हो। किसी की हिम्मत नहीं मुझे कहनी, कह दिया तो मैं सुनता नहीं, वैसे मुझे अब कानों से कम सुना ही देता है, हेड लगाता हूँ मैं किसी की बात सुनने के लिए। तो प्यारे दोस्तों अब सवाल ये है कि बीजेपी वाले जो है उन्होंने कहा भी इससे तो दुश्मनी हो ही गई, तभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नड्डा साहब ने कहा था कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो वो तो इससे अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं आरएसएस से। क्यों छुड़ाना चाहते हैं ये भी मैं आपको बड़े नटशेल में बता देता हूँ, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। टू मेक लॉन्ग शॉर्ट इनटू स्मॉल शॉर्ट, लंबी कहानी छोटी करके बता देता हूँ। सारी पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ उनकी घुंडी घुमाने वाला डी फैक्टो रूलर नहीं है। अब डी जोड़ तो है कानूनी तौर पर मोदी प्रधानमंत्री, पीछे से डी फैक्टो जो सरकार चला रहे हैं आरएसएस, मोहन भागवत जी।
ये फ़र्क है। डी जूर में कानूनी और डी फैक्टो में असलियत क्या है ज़मीन पे, वो दोनों बहुत फ़र्क होता है। तो चलिए, अब बीजेपी ने कहा ये इतनी आसानी से तो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको पैसा भी बहुत कमवा दिया, खरबों अरबों रुपया कमवा दिया आरएसएस को। 600 डिस्ट्रिक्ट में 7 स्टार एयर कंडीशन ऑफिस बनवा दिए, बहुत लड़कियां भी इनको सप्लाई कर दी, कोई इनमें तो शादी करने की पाबंदी है ना, और लड़के भी सप्लाई कर दिए, मौज मस्ती करो उनके साथ। दिल्ली में, नागपुर में 12 मंजिल के टावर बना दिए 2-3। तो इनको हमने करोड़ी अरबों रुपया कमवा दिया, अरबपति बना दिया। ये फिर हमें अपने मन से आज़ाद करने को तैयार नहीं, अपने चुंगल से। इलाज तो सब चीज़ का है ना, हर बीमारी का इलाज है। मतलब पहले कोई होमिजीन देते थे, वो लिक्विड होती थी, बुखार हो जाए मच्छर के काटने से, बड़ी कड़वी होती थी। मैंने भी क्या बहुत हुआ था बरसात के दिन बुखार, कड़वी दवाई कौन पीना चाहता है। अब पिलानी तो पड़ेगी, आरएसएस तो बाज नहीं आएगा ऐसे। अब ये बीच इसको तड़फा के मार रही है, जैसे मछली को पानी से बाहर निकल जाते तो तड़फती है ना, तड़फा के मार रहे हैं। तो इसकी वजह से कशमकश में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पा रहा पिछले 2 साल से। आरएसएस कहता भी सरकार किसी को संगठन पे, तो हम तो संगठन है, संघ परिवार, तो बीजेपी की पार्टी पे तो हमारा कब्जा लेगा। सरकार में प्रधानमंत्री कोई बने, मंत्री कोई बने, गवर्नर कोई बने, संतरी कोई, हमें कोई लेना देना नहीं है। अब वो जो है मोदी कहता मैं संगठन भी तुमको नहीं लेने दूंगा, सरकार भी मेरी, संगठन भी मेरा। एक नई चीज पैदा हो गई पिछले 2 साल में, नहीं बना पा रहे। अब आरएसएस की भी मौत है, जीते जी मौत है। अगर जो बीजेपी को खुल्लम खुल्ला छोड़ दे, आजाद कर दे, तो अपनी तो आत्महत्या हो जाएगी। अब सवाल ये है कि 100 एमपी हैं लोकसभा में मेंबर अभी भी जो आरएसएस बैकग्राउंड के हैं। अगर जो उनको कह दे भाई सरकार को गिरा दो, सरकार तो गिर जाएगी, पता नहीं करेगी नहीं करेगी। पॉलिटिक्स में कुछ अजीबोगरीब बात होती है। ये 100 एमपी विड्रॉ कर ले आरएसएस, और कांग्रेस 100 एमपी को सपोर्ट दे दे, नो कॉन्फिडेंस का मोशन ही ना लाए, या दूसरी पार्टियों को तोड़ के एमपी को अपने साथ मिला लो, मंत्री शंत्री बना दो। तो अगर जो आरएसएस अपने 100 एमपी को, लोकसभा के मेंबरों को विड्रॉ कर लेता है, तो सरकार गिरेगी नहीं गिरेगी क्यों पता नहीं। 140 तो उसका आरएसएस के मेंबर है नहीं, वो तो दूसरी पार्टी से आए हुए, वो किसी के सगे नहीं है, वो तो सत्ता के सगे हैं। कल को बीजेपी अलग हो जाए, इलेक्शन हार जाए, तो सत्ता छोड़ के दूसरी पार्टी जो सत्ता में होगी उसमें चले जाएंगे। उनकी आइडियोलॉजी यही है, मनी राम। खैर चलो, ये तो बहुत सुखी भी होती है, हमें पेंशन नहीं मिल रही होती, हमारा भी यही हाल होता, पैसे की दौड़ में लगे रहते हैं। अब पेंशन मिल रही है, मौज आ रही है, तो कुछ चिंता ही नहीं है पैसे की। बैंक में आता है, जितना चाहो उतना निकाल लो, एटीएम कार्ड है, निकाल लो जो पैसा चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, ये अब सवाल ये है कि आरएसएस की मौत दो वजह से हो रही है। नंबर 1 कि उसके प्रचारकों को शादी करने की पाबंदी है, उससे एक तो हिंदुओं की आबादी घट रही है। किसी पार्टी में ऐसी पाबंदी नहीं है, किसी संस्था में ऐसी पार्टी में नहीं है, किसी एनजीओ की शादी नहीं कर सकता तुम्हारे नेता। ये तो कुदरती चीज है। ऋग्वेद में लिखा है 4 चीजों की जरूरत है एक इंसान को। नंबर 1 उसको भोजन, पेट में खाना चाहिए। दूसरी जब निद्रा,
जब खाना खाओगे तो नींद भी आएगी। मैं रोटी खा के सो जाता हूँ दिन में घंटे 2 घंटे निद्रा। तीसरी है भूख, उसको सेक्स। अब तुमने लगा दी शादी में पाबंदी, तो किसी से तो करना पड़ेगा ना। भूखा तो आदमी मर जाएगा, बिना सेक्स के सूख जाएगा। तो उसके लिए वो वहां पे बहुत से नए नए लड़के आते रहते थे, जहाँ वन जेंडर का होगा, सारे मेल मेल होंगे या सारे फीमेल होंगे, तो वहाँ पे लोकल अफेयर होते हैं। ऐसे बहुत से। एक दफ़ा उसने, एक था नागपुर का ही, वो उसका बेटा जो था, इनके यहाँ वो ट्रेनिंग क्लासेस होते हैं, कैंप लगता है आरएसएस के, उसमें गया। उसका जो इंस्ट्रक्टर था सिखाने वाला, उसने उसका बलात्कार कर दिया। लड़के ने, जवान था वो बच्चा था, वो तो अभी 15-16 साल का। तो उसके बाप ने जाके रज्जू भैया जो आरएसएस के सर संचालक थे, उनसे शिकायत की। उन्होंने सुन के अनसुना कर दिया। हो गया तो हो गया। वो कैसे, वो तो खुद ही इसी लाइन से आए हैं। वो सर संचालक बनने से पहले वो भी तो प्रचारक ही थे, वो अब भी प्रचारक हैं, तो वो भी तो यही कर्मकांड करके बने हैं। तो किसी दूसरे ने, कोई जूनियर ने कर दिया किसी लड़के के साथ बलात्कार, तो कौन सा लुप कर दिया, ये तो होता रहता है। तो एक तो आरएसएस की मौत की वजह ये बनागा, और दूसरा जो बीजेपी है, इनके पास पैसा तो बहुत हो गया, और आजकल तो सब ऑनलाइन होता है, तो उसकी एविडेंस भी होती है, सबूत मिल जाते हैं। तो ये 600 इनके जो आलीशान महल बने हुए हैं, ये कब महल मकबरे में बदल जाए, ये मोदी सरकार के हाथ में। मोदी सरकार नहीं, और कोई भी सरकार तो आती जाती रहती है। आज मोदी सरकार है, आपको सरकार है, परसों मेरी सरकार है। मेरी आपकी तो नहीं होनी। एक और लड़का, और राजीव गांधी, क्या राहुल गांधी, वो तो नहीं बनेगा। उसको तो 2 दफा ऑफर हुआ था। उसकी बहन प्रियंका जो है, वो प्रधानमंत्री, वो बिल्कुल इंदिरा गांधी की डिटो का। क्योंकि राहुल गांधी भी बहुत बड़ी कमी है, बात तो अक्लमंदी की करता है, वो बहुत बड़ी फिलॉसफी की बातें उठा देता है। आम जनता को फिलॉसफी समझ में नहीं आती। आम जनता हो तो बेपढ़ी हुई अक्षर छाप है, जिसमें है आप है। ये इंजीनियरिंग वगैरह सब भूल गया आपने, अभी भूला तो नहीं हूँ, सब याद है मुझे। नौकरी की है 34-35 साल का। इंजीनियर कभी भूलता नहीं है, शमशान में जाके भूलता है, या कब्र में जाके भूलता है जब तक उसकी सांस चल रही है। मेरे बहुत से प्यारे दोस्त हैं, वो भी इंजीनियर है, उनको याद होगा कि मैं, ये विष्णु कुमार, क्या भला थी, भला कह दिए, कुछ ही कह लीजिए। तो अब ये तरफा था, तो एक तो मुझे ये, अब दूसरी इनको जो ये इनके महल जो बनाए हैं इन्होंने, बड़े बड़े महल चौबारे बनाए हैं, ये इनके मकबरे में बदल जाएंगे। जमीन जायदाद किसी की सगी नहीं होती, इस पर काबिज होने वाले बहुत हैं। ये चोला बदल लेते हैं। तो ये पैसा जो इनके पास है, ये इनके लिए पॉइजन है। सत्ता से बाहर बैठे डिफैक्टो सरकार इनकी है, तो पैसा इनका है, और यही पैसा दुश्मन है। कोई भी सरकार आएगी, बैन कर देगी आरएसएस को, इनको पकड़ के जेल में डाल देगी। अब तो पहले तो ये जब मछली पानी में घूमती पता नहीं चलता कब पानी पिया कब नहाई। अब तो इनके पास जो महल बनाए, चौबारे बनाए हैं, वहां से पकड़े जाएंगे ये। अब नहीं भाग सकते कि सोसाइटी में छुप जाओ,
क्योंकि वहाँ इनके सारे रिकॉर्ड, सारे ऑफिस, और ये तो आज तो सारा कंप्यूटराइज है। जो चीज़ कंप्यूटर पे आ गई नेट पे आ गई। जैसे मेरी 5 किताबें हैं, किंडल ई बुक है, आप किंडल का ऐप डाउनलोड कीजिए, आपको मेरी 5 किताबें मिल जाएंगी। आज कीजिए, आप 100 साल बाद कीजिए तब भी मिल जाएंगी आपको। तो जो चीज़ नेट पे आ गई, इंटरनेट पे, उसकी तो जैसे कॉर्पोरेट कंपनी की मौत नहीं होती, ऐसी उसकी भी नहीं होती, क्योंकि वो कंपनी मालिक है ना, उनके मालिक बैठे हैं अमेरिका में, ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मालिक तो वहाँ बैठे हैं, वो इनकी पकड़ से बाहर है। अभी जेब में तो ये नहीं है कि चवन्नी, आप मुझे थप्पड़ मार के चवन्नी मुझसे छीन लो। खैर, मुझे अब तो चवन्नी का सिक्का ही चलना बंद हो गया। मेरी जेब में तो कभी 10 पैसे भी नहीं होते। मेरे पैसे मेरी बीवी के पास रहती थी, उसके मरने के बाद बेटियों के पास रहते थे। अब ये मैं लाता हूँ, पर्स में रख देता हूँ, अलमारी में पड़ा रहता है। तो जो मेरी मेड है, रोटी वोटी बनाती है, मेरी झाड़ू पोछा करती है, कपड़े धोती है, मेरी देखभाल करती है, तो कुछ पैसे निकालने होते हो, कहता उठा ला वो सब पर्स, वो थैला और निकाल के लाती, दे देता हूँ उसे पैसे। सब्जी लानी है, दवा लानी है, आटा लाना है, वही लेके आती है, मैं नहीं जाता। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि मुर्दे तो 2 हैं मगर कब्र 1 है, मगर उसमें जो जवान है वो है बीजेपी। तो ये तो और जिएगी, इसकी तो अभी लाइफ है। आरएसएस की लाइफ जो एक्सपायरी डेट हो गई, तो पहले यही दफन हुई आरएसएस, और जीते जी दफन हो गई। तरफा तरफा के मार रहे हैं बीजेपी वाले से। अध्यक्ष ही काम चलाऊ बैठा हुआ मिनिस्टर, 2 पोस्टें होल्ड किया हुआ, जो बीजेपी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के खिलाफ है कि 1 पोस्ट 1 आदमी। वो हेल्थ मिनिस्टर भी है नाडा, और बीजेपी का अध्यक्ष भी है। नाम का अध्यक्ष है, असली अध्यक्ष तो अमित शाह है, और उसका गुरु हंटर मास्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री की मर्जी, जिस दिन चाहे उस दिन किसी भी मंत्री को हटा दे। प्यारे दोस्तों, ये मैं समझता हूँ, मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपकी कुछ मदद करने में कामयाब हो जाऊं, कि पहले किसको कफन दे के दफन किया जाए। एक कब्र है, तो चलिए फिलहाल तो मेरे ख्याल में आरएसएस को दफन कर दिया जाए। अब ये सरकार जो है 5 साल के लिए चुनी जाती है, आरएसएस में तो कोई चुनाव ही नहीं होता, आज तक नहीं हुआ चुनाव। वहाँ इलेक्शन और सिलेक्शन का कोई प्रोसेस ही नहीं है, सीनियरिटी से चलता मामला। तो एक न एक कब्र खुद भी तैयार है, एक न एक को दफन करना ही पड़ेगा। तो प्यारे, मेरी तो सलाह है, आपको पसंद आए तो आरएसएस को पहले दफन कर दो, बीजेपी से बाद में निपट लेंगे, इसको भी बुढ़ा होने में टाइम लगेगा। इससे पहले फिलहाल तो जो है, अब अगले 4 साल में 1 साल तो बीत गया, 11 महीने बीते, 1 महीना काम है, चलिए 1 महीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 महीने तो आदमी तड़प तड़प के भी सांस लेता रहता है, तो 4 साल बचे हैं, यानी कि 2029। मैं समझता हूँ कि आरएसएस का जो बाकी बचा कुचा जीवन काल है, वो 2029 में ख़त्म हो जाएगा। उसको कफन दे के दफन कर दिया जाएगा, मिट्टी खाकसार कर देंगे मिट्टी में। इंसान मिट्टी के तो बने, हम आप क्या हैं, कुछ भी नहीं है। वो मिट्टी में चला आएगा, हम राख बन जाएंगे। ऐश बात तो एक ही है। तो होना ये है, तो मैं समझता हूँ कि इसको हमें असेस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए,
प्यारे दोस्तों, मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ आपको मेरी बात अच्छी लगे तो 4 साल में इसका एक अंत समझ लीजिए, इसकी लाइफ खत्म हो गई। तो वो 104 साल का हो जाएगा। मेरी परदादी 105 साल की मर रही थी 1956 में। तो 1 साल आप बोनस का दे दीजिए, आप देना चाहे तो, वो आपकी खुशी है। जो किसी पछूता समाज कहते भाई वो तो चूरन थे, लुभाऊ वाला। वो छोटे बच्चे होते थे, वो मांगने में कोई शर्म नहीं लगती थी दुकानदार से। अब तो शायद सिस्टम ही खत्म हो गया। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, जो आप भी है 1 आध साल बढ़ा दो इसकी, 29 से 30 कर दो, वो इससे आगे चलने वाला नहीं है। क्योंकि ये महल बनाए इन्होंने, ये मकबरे बन जाएंगे। बेशक ताजमहल की क्वालिटी के हों, वो इसमें काबिज कोई और नहीं होगा, आरएसएस नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, आरएसएस की बाकी जो रेजुअल लाइफ है, बची खुची, वो बाकी 4 साल 5 साल से ज़्यादा नहीं है। फिर आरएसएस भी मुक्त हो जाए। क्योंकि सवाल ये है कि जब बाकी सब पार्टियां वो आरएसएस के बिना चुनाव लड़ सकती है, जीत सकती हैं, हार भी सकती है, हारती भी जीतती भी हैं, तो बीजेपी क्यों नहीं लड़ सकती इलेक्शन बिना कैडर के? कैडर तो किराए के टट्टू होते हैं ना, सैलरीड एम्प्लॉय, वेतन भोगी कर्मचारी। तो आरएसएस में भी जो प्रचारक होते हैं उनको भी तनख्वाह मिलती है, फुल टाइम वर्कर को भी मिलती है जिनको स्वयं सेवक बोलते हैं, और जो पार्ट टाइम उनको भी मिलते हैं। सब अलग अलग पे स्केल है सबके, सबको एक जैसे नहीं मिलते। तो मुझे तो लग रहा है कि ये मामला बीजेपी आज़ाद हो जाएगी। बीजेपी की तो इलेक्शन है, डेमोक्रेसी, इलेक्शन लड़ते रहेंगे, नेता वर्कर मंत्री संधि अदलते बदलते रहेंगे। कॉर्पोरेट एंटिटी है, शेयर होल्डर्स बदलेंगे, कंपनी रहेगी, पार्टी रहेगी। ये अभी कब्र में नहीं जाने वाली। तो इसने ये कहना कि एक कब्र 2 लाशें, लाश एक ही है, वो है एक कब्र और एक लाश है आरएसएस, राष्ट्रीय सेवक संघ। तो मुझे तो ये सच्चाई दिखाई देती है। जब ये प्यारे दोस्तों सच्चाई है तो सच्चाई को नमन करें। सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।